ये सीआरपीसी की कहानी में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो इस सीरीज का उद्देश्य है वो न सिर्फ विधि के विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, बल्कि भारत के समस्त जनमानस को अपराध विधि का क्रियान्वयन, अपराध विधि की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, इस बारे में भी उनको समझाना, बताना, उनको ये बताना कि अपराध विधि कितना सरल है और आपराधिक प्रक्रिया कितनी सरल है, ताकि वो अपने अधिकारों का जो है क्रियान्वयन करा सकें पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा। तो इसका उद्देश्य ही है। इसी उद्देश्य में हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको अपराध के बारे में, अपराध के प्रकार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बताया था, जो सबको जानना चाहिए। साधारण लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अपराध हमारे समाज में होता है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम अपराध के शिकार हो सकते हैं, या कभी गलती से किसी के आस पड़ोस में कोई अपराधी हो जाता है तो किस प्रकार से प्रक्रिया का ना क्रियान्वयन होगा और किस प्रकार से प्रक्रिया का आप ना लाभ ले पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। देखिए, इस सीआरपीसी की कहानी में मैंने कल बताया था शायद आपको कि भाई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी क्या होती है। इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया था कि पुलिस अन्वेषण करती है, और अन्वेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करती है। मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई अपराध होता है तो पुलिस घटनास्थल पर जाती है और अपराध के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, अपराधी को गिरफ्तार करती है, अपराध की पृष्ठभूमि में जाती है, अपराध के कोई विटनेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं तो उनसे भी पूछताछ करती है। ये सारी प्रक्रिया सीआरपीसी के धारा 157 में लिखी है। और क्या करता है पुलिस वाला? तो पुलिस वाला वहाँ क्राइम सीन भी बनाता है, जो आर्टिकल्स हैं, वेपन्स हैं, उनको वो सीज करता है, न्यायालय तक पहुँचाता है। वो केस प्रॉपर्टी कहलाती है। साधारण भाषा में बता रहा हूँ आपको। यदि कोई अपराध हुआ है, वेपन का इस्तेमाल हुआ है तो वेपन को भी रिकवर करेगा। कोई सामान की चोरी हुई है तो पुलिस उसको भी रिकवर करेगी और उसको पुलिस फिर न्यायालय तक पहुंचाएगी और न्यायालय उसका साक्ष्य में उपयोग करेगी और केस हो जाने के बाद, निर्धारण हो जाने के बाद उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करेगी अकॉर्डिंगली। तो ये साधारण बातें हैं। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया बेसिकली साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, और इन्वेस्टिगेशन जनरली पुलिस द्वारा किया जाता है, लेकिन कोई और व्यक्ति भी कर सकता है यदि ऐसा आदेश दिया जाए तो। और इंक्वायरी क्या है, मैंने बताया। इंक्वायरी बेसिकली, इंक्वायरी क्या है? तो इंक्वायरी एक प्रकार की जांच है जो मैजिस्ट्रेट करता है, और मैजिस्ट्रेट किसी तथ्य की सत्यता की जांच के लिए इंक्वायरी करता है। ट्रायल भी एक प्रकार की इंक्वायरी होती है, लेकिन ट्रायल में क्या है कि ये इंक्वायरी है इस बात की कि क्या अपराध हुआ या नहीं हुआ, कन्विक्शन और एक्विटल, यानी दोष शुद्धि और दोष मुक्ति, इस बात की जानकारी देता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये तीन विभिन्न प्रकार के शब्द हैं। ट्रायल बेसिकली विचारण है जिसमें आप ये बात पता करते हैं कि साहब अपराध हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इंक्वायरी बहुत सारी और भी हो सकती है। जैसे देखें, इंक्वायरी की प्रक्रिया हमारे सीआरपीसी में बहुत जगह है। जैसे 125 भी एक इंक्वायरी है, मेंटेनेंस का केस। 145 जहां लैंड बाउंड्री वाटर का डिस्प्यूट, मैंने बताया था, याद कैसे करना है, तो LBW, लैंड बाउंड्री वाटर। आप जमीन जायदाद का झगड़ा, बाउंड्री का झगड़ा, पानी का झगड़ा, ऐसे बहुत सारे झगड़े होते हैं जो 145 धारा में आता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उसमें पावर होता है ना, आप जानते होंगे शायद। तो बहुत सारी इंक्वायरी है, धारा 200 में भी इंक्वायरी है। तो इस प्रकार से इंक्वायरी होती है, बट वो सत्यता की जांच करती है। अब देखिए, सीआरपीसी की इस कड़ी में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आगे की चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो जब भी अपराध होता है तो इस अपराध के होने के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट दाखिल करती है, जिसको हम लोग पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। यदि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, जैसे आप डायग्नोसिस होता है आपके एलिमेंट्स का, शरीर का, और कोई बीमारी है, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव रिपोर्ट, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक उसी प्रकार से पुलिस भी जांच करती है और पुलिस पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट देती है। तो जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसको हम लोग लॉ की भाषा में चार्जशीट कहते हैं। आपने सुना होगा, पुलिस ने चार्जशीट कर दिया, चालान कहते हैं। लेकिन जब कोई नहीं मिलेगा साक्ष्य तो पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाएगी। तो उस स्थिति में पुलिस एक फाइनल रिपोर्ट बनाती है और उसको क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, यानी केस को बंद कर दिया जाता है कि इसमें मुझे कुछ नहीं मिला। जैसे अभी आपने सुना होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो हमारे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं,
उनके ऊपर आरोप लगा, आप कहते 83 केस है, लेकिन बहुत सारे केस वो बता रहे थे, जैसा कल व्याख्यान में, कि उनके खिलाफ निराधार है। उसमें क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जिसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सकता है, और बहुत सारे केस हो सकते हैं इसमें चार्जशीट होगा, जिसमें आप आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग लॉ की भाषा में पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। वह सेक्शन 2R में CRPC में डिफाइंड भी है। अब पुलिस रिपोर्ट जब आ जाती है तो इसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लेता है, अपराध का यानी संज्ञान में लेता है उसको। तो मैजिस्ट्रेट किन किन बातों पर संज्ञान लेगा, किन किन आधार पर संज्ञान लेगा, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, किसी भी व्यक्ति के मन में एक प्रश्न आएगा। तो मैं आपको यहां बता देना चाहूंगा कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट के आधार पर, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, सूचना के आधार पर और स्वयं की जानकारी के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेगा। और आपको यह भी बता दूं कि बड़ा जज यानी सेशन जज कॉग्निजेंस नहीं लेता है। ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है। क्योंकि कॉग्निजेंस की प्रक्रिया एक साधारण प्रक्रिया, जिसमें यह बताया जाता है साहब अपराध लग रहा हुआ है, तो इस पर यह प्रक्रिया शुरू होनी है। अब जैसे ही ये कॉग्निजेंस लिया जाएगा तो प्रश्न उठेगा कि किस जज के पास ये मामला जाएगा। तो उसमें ये आ जाता है कि समन्स केस है, वारंट केस है। अब आपको मैं बताऊं, पहले भी बताया होगा, समन्स केस वो केस है जिसमें 2 वर्ष तक की सजा है, और वारंट केस उससे ऊपर वाले। देखिए कितना आसान है, ध्यान भी रखना। समन्स में SSS सेकंड होता है, यानी 2 वर्ष तक की सजा है तो समन्स केस है, 2 वर्ष से ऊपर है तो वारंट केस कहलाता है। अब समन्स केस में 2 प्रकार का ट्रायल प्रक्रिया है, समन्स ट्रायल, समरी ट्रायल। और वहीं वारंट केस में सेशंस ट्रायल और वारंट ट्रायल 2 प्रकार की प्रक्रिया है। तो जैसे केस बड़ा होगा तो सेशन जज के पास जाएंगे, छोटा होगा तो आप छोटे जज के पास जाएंगे, यानी समरी ट्रायल होगा। आजकल एक नई व्यवस्था भी बनाई गई है प्ली बार्गेनिंग की, जिसमें आप बंद कमरे में बैठ करके सेंटेंस बार्गेनिंग करते हैं भारत में। भाई मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गई, लेकिन मुझे सजा कम से कम दी जाए। अब उसमें म्यूचुअली एग्रीड डिस्पोजिशन होता है, जिसके आधार पर जज निर्धारण करता है। ये हमारे CRPC के अध्याय 21 में लिखा है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन देखिए जैसे ही अपराध हुआ, अब समन्स केस, वारंट केस की मैं चर्चा करने लगा, तो यहां पर एक प्रश्न उठ के आता है, कौन कौन से न्यायालय हैं, अपराध न्यायालय जहां पर ये केसेस होगा, और किस जज को कितनी सख्ती होगी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि CRPC में व्यवस्था है, हमारे अपराध विधि में व्यवस्था है कि हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को छोड़ करके अन्य प्रकार के भी आपराधिक न्यायालय हैं, जिसमें कि सेशंस जज, सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, आपने सुना होगा, सेशंस का कोर्ट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कोर्ट, बहुत प्रकार के कोर्ट्स हैं। अब ये क्या करते हैं, मैंने आपको जैसा बताया कि सेशंस जज तो सबसे बड़ा जज है जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी में। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के 2 कोर्ट होते हैं, सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास। देखिए सर्वसाधारण को ये बातें समझ में आनी चाहिए। JMSC एंड JMFC कहते हैं। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में न्यायिक दंडाधिकारी कहते हैं, न्यायिक दंडाधिकारी। तो जब छोटा मोटा मामला होगा तो उसमें न्यायिक दंडाधिकारी जो द्वितीय स्तर का होता है, इसको हम लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कह रहे हैं, वहां जाएंगे। इनको सिर्फ 1 वर्ष की सजा देने का अधिकार होता है, उससे ज्यादा ये सजा नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। जो दूसरा है वो न्यायिक मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जिनको 3 साल की सजा देने का अधिकार है। 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। और पहले वाला जो है 1 साल की सजा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और 5,000 का जुर्माना। अब जब इससे ऊपर वाले जज होंगे, जिनको हम लोग CJM कहते, तो उनको 7 वर्ष की सजा देने का अधिकार है। 7 वर्ष तक वो सजा दे सकते हैं, और जुर्माने का अधिकार उनको बहुत ज़्यादा है। और जो सेशंस जज है उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, उसको वो कोई भी सजा दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को आपको हाई कोर्ट से पुष्ट कराना पड़ेगा, यानी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और जहां तक जुर्माने का सवाल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, और एक बीच में असिस्टेंट सेशन जज भी आता है, जिसका प्रयोग जनरली हम लोग नहीं करते, उसको 10 साल की सजा का प्रावधान है।
जब कोई लॉ पढ़ता है या विधि पढ़ता है तो कहता है बहुत सारी चीजें याद करनी होती है। मैं इसके बिल्कुल विपरीत विचारधारा का व्यक्ति हूं। कुछ भी याद नहीं करना। आप यदि अपराध विधि आईपीसी भी पढ़ेंगे तो वहां सजा जनरली 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष होता है। ठीक उसी प्रकार से सीआरपीसी में भी जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और सीजेएम का पावर है, असिस्टेंट सेशन जज का पावर है, वो 1 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल है। तो देखिए, पढ़ाई की प्रक्रिया को और समझ की प्रक्रिया को मनोरंजक बनाने के लिए आपको उसमें थोड़ा साधना करना पड़ेगा, थोड़ी सोच डालनी पड़ेगी, थोड़ा अन्वेषण करना पड़ेगा, थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मैंने आपको बेसिकली बताया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को 1 वर्ष की सजा देने का अधिकार है, 5,000 का जुर्माना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 साल की सजा देने का अधिकार है और 10,000 रुपये का जुर्माना। सीजेएम को 7 साल की सजा देने का अधिकार है, जुर्माने की राशि असीमित है, अनलिमिटेड है। और सेशंस जज को मैंने बताया वो मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन उसको हाई कोर्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये 4 प्रकार के न्यायालय यहाँ थे। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का भी एक न्यायालय है, आपको बताया मैंने। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बेसिकली एग्जीक्यूटिव वर्क करता है। यहीं पे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ये 2 अलग अलग मैजिस्ट्रेट होते हैं। जब 1973 का ये सीआरपीसी बना तो ये अनुच्छेद 50 के अनुसार जो संविधान में लिखा है कि भाई देखो, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो हमने यहाँ धारा 3 के उपधारा 4 के खंड ए एंड बी में इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुडिशियल वर्क करेगा और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव वर्क करेगा। अब आप पूछेंगे जुडिशियल वर्क क्या है, तो एडजुडिकेशन का वर्क, न्याय निर्धारण का वर्क, राइट ड्यूटी का निर्धारण का वर्क, ये अपराधों का जो है अपराधों का विचारण करना, उसके पश्चात दंड देना, ये न्यायिक प्रक्रिया है। ये न्यायिक मैजिस्ट्रेट का अधिकार होता है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करता है, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बेसिकली लाइसेंसिंग का वर्क, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इसको मेंटेन करने का उसका काम होता है। ये अनुच्छेद 50 संविधान के अनुसार हमारे इस दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में सेक्शन 3 के सब सेक्शन 4 के ए एंड बी में लिखा है। आप जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा इस बात को। देखिए, बहुत संक्षेप में मैंने आपको न्यायालयों का एक क्रम बता दिया, कितने प्रकार के न्यायालय हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, इस बात के बारे में बता दिया। आप ध्यान रखिएगा कि ये अपराध विधि की प्रक्रिया बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जन जन तक जाना चाहिए। सबको अपने अधिकार और कर्तव्य का पता चलना चाहिए। सबको ये पता चलना चाहिए कि जब भी पुलिस रिपोर्ट लिखेगी, पुलिस एफआईआर लिखेगी, तो फ्री कॉपी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सीआरपीसी की कहानी में फिर मिलते हैं, फिर इस पर बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।